नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देश भर में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ताज़ा बदलाव के तहत सीएनजी के दाम में 1 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद इसका रेट 80.09 रुपये से बढ़कर 81.09 रुपये प्रति किलो हो गया है। वहीं सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल में 87 पैसे और डीजल में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। पिछले 10 दिनों में कुल मिलाकर कीमतों में लगभग 5 रुपये प्रति लीटर तक का इजाफा हुआ है। नई दरों के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल 99.51 रुपये प्रति लीटर और डीजल 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। मुंबई में पेट्रोल 108.49 रुपये, कोलकाता में 110.64 रुपये और चेन्नई में 105.31 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है। वहीं डीजल के दाम भी बढ़कर मुंबई में 95.02 रुपये, चेन्नई में 96.98 रुपये और कोलकाता में 97.02 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं। 15 मई से शुरू हुई इस बढ़ोतरी से पहले एक बार में पेट्रोल और डीजल के दाम 3-3 रुपये प्रति लीटर बढ़ाए गए थे। इसके बाद 19 मई और फिर 23 मई को लगातार दामों में इजाफा देखने को मिला, जिससे आम जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी पेट्रोल 109.77 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.83 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। तेल कंपनियों के अनुसार राज्यों में अलग अलग वैट और टैक्स दरों के कारण कीमतों में अंतर देखने को मिलता है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ गए। अरबाज, पिछले 10 दिनों में 5 रुपए की बढ़ोतरी पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम में लगभग की गई है। एक तरफ लगातार जो पेट्रोल, डीजल के दाम है, सीएनजी के दाम है, उनमें बढ़ोतरी का विरोध भी देखने को मिल रहा है। ऑटो चालक, टैक्सी ड्राइवर हड़ताल पर हैं। उसके बावजूद आज फिर बढ़ोतरी कर दी गई है और महंगाई की मार आम जनता को त्रस्त करती हुई नजर आ रही है। क्या स्थिति? बिल्कुल साहिल, देखिए देश भर में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बढ़ती कीमतों में आम जनता को जो जीवन है उस पर, जेब पर भी असर डाला है। कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि लगातार तीसरी बार हुए ये जो डीजल, पेट्रोल और सीएनजी पर पैसे बढ़ते लगातार नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो एक आम आदमी है उसकी जेब पर काफी असर पड़ रहा है। ताजा बढ़ोतरी के तहत सीएनजी के दाम 1 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद कीमत 80 और 9 रुपए से बढ़कर 81 रुपए 9 पैसे प्रति किलो हो गई है। वहीं पेट्रोल में 87 पैसे और डीजल में 91 पैसे लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 10 दिनों में पेट्रोल, डीजल के दाम में करीब 5 रुपए प्रति लीटर तक का इजाफा हो चुका है। नई कीमतों के अनुसार राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 99.51 रुपए प्रति लीटर, तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है जिस तरीके से 10 दिन में लगातार 5 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। देखिए साहिल, डीजल पेट्रोल की बात की जाए तो लगातार हमेशा ही डीजल पेट्रोल महंगा रहा है सीएनजी के मुकाबले, लेकिन इस बार सीएनजी में भी काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो लोगों में परेशानी का सामना देखना पड़ा, लोगों में गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी लोग 2 दिन की हड़ताल किए थे दिल्ली में साहिल। बिल्कुल, और जिस तरीके से 23 तारीख तक ये जो हड़ताल है वो लगातार जारी बताई जा रही थी, और जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि आज भी यह हड़ताल कई जगहों पर देखने को मिल रही है और लगातार लोगों में गुस्सा भी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ सरकार की तरफ से यह बयान निकलकर सामने आता है कि ईंधन पर्याप्त मात्रा में है, अभी फिलहाल किसी तरह का ईंधन संकट देश में नहीं है, और दूसरी तरफ लगातार जो दामों में वृद्धि की जा रही है उसके बाद आम जनमानस की जेब पर इसका खासा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। साहिल, बिल्कुल, देखिए बात यहाँ पर अगर आम जनता की जाए तो आम जनता हर तरीके से परेशान है। महंगाई लगातार बढ़ती नजर आ रही है हर चीज पर, और बिजली की कटौती से काफी लोग ज्यादा परेशान है। कई घंटे, कई दिन बिजली गायब रहती है, लेकिन बिल समय पर आ जाता है। और रही बच्चों की फीस की बात, तो वहां पर भी देखने को मिल रहा है बढ़ोतरी। कहीं ना कहीं फीस जो है, जो स्कूल के बच्चों की पढ़ाई है, किताबें हैं, वो लगातार महंगी होती नजर आ रही है। तो एक आम आदमी पर काफी खासा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि 500 से 700 रुपए ये लोग पूरे बचाते हैं, उसमें भी जो कमीशन है कंपनी का वो देते हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इनके हालात हैं, ये कहते हैं कि जो ऑटो चालक है उनका साफ तौर पर कहना है कि हम, अगर हमारे सीएनजी पर पैसे बढ़ रहे हैं या पेट्रोल डीजल पर पैसे बढ़ रहे हैं, अगर हम ऑटो पर पैसे बढ़ाते हैं तो जो सवारी है वो हमसे लड़ने को आती है, हम किस तरीके से उनसे बहस करें, किस तरीके से उनसे समझाएं। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि वो लोग काफी हद तक परेशान हैं और गुस्सा उन लोगों में देखने को मिल रहा है साहिल।
बिल्कुल, और जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा था कि विपक्षी दलों की तरफ से सरकार पर कई तरह के आरोप भी लगाए जा रहे थे, क्योंकि पिछले समय जब एलपीजी के दामों में वृद्धि हुई थी, हालांकि उस समय पेट्रोल और डीजल के दाम या सीएनजी के दाम में किसी तरह की कोई वृद्धि नहीं की गई थी, लेकिन उस समय विपक्ष साफ तौर पर यह कहता हुआ नजर आ रहा था कि सरकार चुनावी माहौल को देखते हुए अभी फिलहाल चुप है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होंगे उसके बाद सीधा प्रभाव आम जनमानस पर पड़ेगा, और वही चरितार्थ होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से चुनाव के बाद अब पेट्रोल डीजल के दाम में तीसरी बार ये वृद्धि की गई है। पिछले 10 दिनों की बात करें तो लगभग 5 रुपए की बढ़ोतरी यहां पर कर दी गई है। ऐसे में आम जनमानस की जेब पर इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल और सीएनजी के दामों में वृद्धि होने से ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है, आवागमन महंगा हो जाता है, और जो रोजमर्रा के काम है वो भी महंगे होते हुए दिखाई पड़ते हैं, जिससे कि क्योंकि आमदनी बढ़ नहीं रही है और लगातार खर्चों में वृद्धि दर्ज की जा रही है, तो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। हाँ साहिल, देखिए जब 5 राज्यों की बात की, आपने 5 राज्यों के चुनाव की बात की है, तो लगातार जो सरकार है वो खामोश रही थी, जबकि विपक्ष इस पर आरोप प्रत्यारोप लगातार नजर आ रहा था। लेकिन जैसे ही चुनाव हुए, 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हुए, तो कहीं ना कहीं हर चीज पर फिर से जो महंगाई है उसको लगातार निरंतर कर दिया गया। चाहे सिलेंडर की बात की जाए, चाहे फीस की बात की जाए, चाहे रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें हमारी यूज होती हैं रोजाना, उसकी बात की जाए, तो कहीं ना कहीं हाँ, जो विपक्ष का जो कहना था वो साफ तौर पर सच होता नजर आ रहा है। यही वजह है कि लगातार अब विपक्ष और आरोप पे आरोप लगाता नजर आ रहा है, और आम लोगों में, आम जनता में, जो रोजमर्रा की जिंदगी में सुबह को जाते हैं, शाम को कमाकर अपने बच्चों में जाते हैं और उनको कुछ नहीं बचता है, तो उनमें काफी गुस्सा देखने को मिला। फिलहाल बात की जाए तो कहीं ना कहीं गुस्सा साफ तौर पर है, और अगर ऐसा रहा तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मामला बन सकता है साहिल आने वाले वक्तों में। बिल्कुल, और जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि एक तरफ मौसम की मार लोगों पर पड़ रही है, लगातार हम देख रहे हैं कि गर्मी अपने प्रचंड रूप में इस वक्त नज़र आ रही है। दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो खासा परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, और ऐसे में अगर आवागमन भी महंगा हो जाता है, या जिस तरीके से, क्योंकि पेट्रोल डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ने के बाद टैक्सी ड्राइवर, ऑटो चालकों का भी रोष यहाँ पर देखने को मिला है, हड़ताल पर वो चले गए। ऐसे में लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है एक जगह से दूसरी जगह जाने में, और जो डेली बेसिस पर काम करने वाले लोग हैं, जो मेट्रो, ऑटो या फिर टैक्सी का सहारा लेते हैं, उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत हो रही है। बिल्कुल साहिल, किसी की भी अब इस फिलहाल के जो हालात चल रहे हैं उसमें सभी लोग परेशान है, चाहे आम लोग की बात की जाए, मिडिल क्लास की बात की जाए, या एक जो गाड़ी से, जैसे कि जो गाड़ी से ड्राइव करते हैं उनके डीजल पेट्रोल की बात की जाए, वो लगातार परेशान नजर आ रहे हैं, या जो ऑटो चालक हैं, जो ऑटो से सवारी करते हैं, उनकी बात की जाए तो कहीं ना कहीं सभी लोग फिलहाल में परेशान दिख रहे हैं, और हालात बद से बदतर इस वक्त देश के हो चुके हैं, क्योंकि जहां विपक्ष आवाज उठा नजर आ रहा है, वहीं पर जो पक्ष है वो कहता है, साफ दिखाता नजर आता है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन यहाँ के हालात अगर ठीक है तो फिर ये हालात कैसे बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना भी बन सकती है। काफी, जैसे कि आपने गर्मी का जिक्र किया, भीषण गर्मी इस वक्त पड़ रही है, 45, 46, 47 डिग्री रोजाना हो जाती है, और हालात इतने बद से बदतर हैं कि बिजली तो कहीं भी देखने को नहीं मिल रही है। नोएडा के जो नोएडा वासी है, दिल्ली राजधानी से सटा हुआ है नोएडा, सबकी निगाहें यहाँ पर रहती हैं। हालात यहाँ के ऐसे बन चुके हैं साहिल के रात को 3-3, 4-4 बजे तक बिजली गायब है, और लोग, जो सोसाइटी के लोग हैं, वो बाहर घूम रहे हैं रात के 3-3, 4-4 बजे, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला देखने को मिल रहा है। साथ ही बिजली कटौती इतनी हो रही है पूरे, जो यहाँ पे एनसीआर नोएडा की बात की जाए तो बहुत ज्यादा, वही दादरी में लगातार पिछले 15 दिनों से बिजली नहीं है। तो साहिल, ऐसे में जो बुजुर्ग है, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो बीमार लोग हैं, वो काफी परेशान हैं, और काफी समय से इतनी भीषण गर्मी में जब कोई आदमी बाहर से आता है तो वो सोचता है कि वो पंखा चलाए, वो ठंडा पानी पे, लेकिन पानी नहीं मिलेगा। 15 दिन से लाइट नहीं, सबके घर में समर लगा हुआ है, सब बिजली का उपयोग कर पानी लेते हैं, तो कहीं ना कहीं माने जाता है हालात बद से बदतर है। फिलहाल अभी तक ऐसा कोई मामला देखने को नहीं मिला, लेकिन आने वाले वक्तों में हो सकता है कि मामला बद से बदतर और भी ज्यादा हो जाए। साहिल, चलिए अरबाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर पिछले 10 दिन की बात करें तो लगभग 5 रुपये की वृद्धि यहाँ पर ईंधन के दामों में की गई है। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी की खबर निकलकर सामने आई है। बताया जा रहा है कि कल से ये दाम फिर से बढ़ गए हैं। चारों महानगरों में ईंधन के नए रेट जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली में पेट्रोल 99.51 रुपये के करीब पहुँच गया है। टैक्स अंतर से राज्यों में कीमतों में फ़र्क देखने को मिल रहा है, लेकिन सभी जगह दामों में बढ़ोतरी की खबर निकल कर सामने आ रही है।
वहीं बुलंदशहर में पद्मश्री भारत भूषण त्यागी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को FAO के सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि यह सम्मान पूरे देश के लिए गर्व की बात है और इससे भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा और मजबूत हुई है। भारत भूषण त्यागी ने कहा कि इस सम्मान के साथ नए संकल्प और नई ऊर्जा जुड़ी हुई है जो देश को आगे बढ़ाने का काम करेगी। उन्होंने विशेष रूप से मोटे अनाज यानी मिलेट्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिली पहचान के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की और कहा कि भारत की पारंपरिक खेती को वैश्विक मंच पर सम्मान दिलाने में यह बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व स्तर पर भारत का मान बढ़ाया है। साथ ही वर्ष 2014 के बाद किसानों की आमदनी बढ़ाने और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। तो भारत भूषण त्यागी के मुताबिक कृषि क्षेत्र में हुए बदलावों का असर अब वैश्विक स्तर पर दिखाई देने लगा है, जिससे भारतीय किसानों को भी नई पहचान मिल रही है। देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जो संयुक्त राष्ट्र के संगठन द्वारा जो ये अवार्ड दिया गया है, जिसका नाम एग्रीकोला मेडल है, ये हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है। और मुझे 2014 के बाद देश में कृषि और कृषि कल्याण नीतियों को लेकर जो परिवर्तन हुए, उस पर ये बात पहले से ही झलकती थी कि कहीं ना कहीं ये बात एक दिन विश्व को माननी होगी। वो क्या बात है? वो वही बात है कि कोविड के समय हमने अपने देश के साथ कृषि प्रधानता के आधार पर जो परिवर्तन देखे, 80 करोड़ लोगों को का संव्यवस्था, 11 करोड़ से अधिक किसानों को सीधे सम्मान निधि की बात, और मिलेट जैसी चीज़ों को जिनको वो जो उपेक्षित अन्न की श्रेणी में आते थे, आज वो श्री अन्न की श्रेणी में आते हैं और पूरे विश्व में उनका डंका। बात छोटी नहीं है। दुनिया को पोषण युक्त भोजन के लिए आगाज देना, अपने किसानों के हितों को ख्याल रखना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को ख्याल रखना और प्रकृति के साथ जुड़ी हुई, चाहे वो स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, पर्यावरण के मुद्दे हैं, मिट्टी पानी के मुद्दे हैं, उनको सुरक्षित रखना और देश में लघु और सीमांत किसानों का भी ख्याल रखना, बजट में गुणात्मक वृद्धि करना, एक ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें पूरे देश दुनिया को ध्यान में रखती हुई भारत सरकार के द्वारा जो कृषि नीति, उसके अनुसंधान, उसके शोध और उसके विस्तार को लेकर जो प्रयास हुआ, ये सम्मान उन्हीं सभी पुरुषार्थ के लिए मिला है। हम भारत में इस पुरुषार्थ को हृदय से स्वीकारते हैं और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत बहुत बधाई। वहीं गाजियाबाद में लगातार हो रही बिजली कटौती ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक घंटों बिजली गुल रहने से आम जनता परेशान है। भीषण गर्मी में बच्चों, बुजुर्गों और कामकाजी लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई क्षेत्रों में दिन और रात दोनों समय लंबी बिजली कटौती हो रही है, जिससे लोगों का दैनिक जीवन प्रभावित हो गया है। ग्राम कनावनी में हालात और भी खराब रहे, जहां करीब 4 दिनों तक बिजली आपूर्ति पूरी तरह बाधित रही। लगातार बिजली न आने से नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और चौकी का घेराव किया। लोगों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद बिजली विभाग के अधिकारियों ने समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की। हंगामे और प्रदर्शन के बाद मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचा, जिसके बाद बिजली आपूर्ति बहाल की गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल बिजली व्यवस्था सुधारने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हालात नहीं बदल रहे। जर्जर तार और खंभे हल्की आंधी में भी टूट जाते हैं, जिससे बार बार बिजली संकट पैदा हो रहा है। इस प्रचंड गर्मी में गाजियाबाद के लोग बिजली को लेकर परेशान हैं। मैं आपको बता दें कि गाजियाबाद में कई घंटों तक बिजली की आपूर्ति की वजह से लोग कई दिनों से परेशान हैं। मैं आपको बता दें गाजियाबाद के कनावनी में लगातार 4 दिनों से बिजली नहीं है, जिससे लोग परेशान होकर सड़क पर उतर चुके थे। यही नहीं, पुलिस प्रशासन के समझाने के बाद उन्हें आश्वासन दिया गया कि अगले दिन बिजली की आपूर्ति पूर्ण की जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर विफल रहे। उसके बाद उन्होंने कनावनी चौकी पर घेराव किया, जिसके बाद कुछ प्रशासन के आला अधिकारियों के बात के बाद, आश्वासन के बाद उन्हें बिजली की आपूर्ति पूर्ण की गई। हम आपको बता दें खोड़ा जैसी कॉलोनी में करोड़ों लोग रहते हैं, उसमें भी कहीं 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को बिजली की आपूर्ति नहीं मिल पा रही है। बता दें इस प्रकार की जो बिजली की कमी है, इससे कहीं ना कहीं आम लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। बता दें कि इस प्रचंड गर्मी में बिजली एक अहम चीज है, जिससे लोगों का घर का जो गुजर बसर है वो चल पा रहा है। लेकिन जब बिजली नहीं मिल पाती तो इससे कहीं ना कहीं वो लोग परेशान हो जाते हैं। ना ही वो उनको जो पानी है, ना ही पानी मिल पाता है, ना ही जो बिजली की इस गर्मी में उन्हें पंखे की बहुत आवश्यकता पड़ती है, वो पंखा नहीं चल पाता, जिनकी वजह से उनका जीना जो है कहीं ना कहीं मुश्किल हो पा रही है। हम आपको बता दें कि इस तरीके का जो
आला अधिकारी है, इनकी कहीं ना कहीं इस पे कुछ ना कुछ जो कमी है वो दिखती हुई नजर आ रही है। हालांकि अब देखना होगा कि गाजियाबाद के आला अधिकारी इस पर क्या ध्यान देते हैं और जो बिजली की आपूर्ति हो कैसे पूर्ण कर पाते हैं। गाजियाबाद से राकेश दास की रिपोर्ट, डेली 24 भारत। इस प्रचंड गर्मी में गाजियाबाद के लोग बिजली को लेकर परेशान हैं। हम आपको बता दें कि गाजियाबाद में कई वहीं नोएडा में लगातार हो रही बिजली कटौती से परेशान लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गांव बहलोलपुर की जितेंद्र कॉलोनी के लोगों ने सेक्टर 65 स्थित बिजली घर का घेराव कर बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कॉलोनी वासियों का आरोप है कि पिछले करीब 15 घंटे से इलाके में बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान एक युवक ने आरोप लगाया कि बिजली न आने और गर्मी के कारण उसकी 3 महीने की बच्ची की मौत हो गई। हालांकि इस मामले की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लोगों का कहना है कि बिजली कटौती की वजह से वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं। महिलाओं ने बताया कि बिजली न होने से पानी की समस्या भी गंभीर हो गई है, क्योंकि मोटर नहीं चल पा रही है। घरेलू कामकाज पूरी तरह प्रभावित हो गए हैं। वहीं भीषण गर्मी के चलते छोटे बच्चों और बुजुर्गों की तबीयत खराब हो रही है। कॉलोनी वासियों ने बिजली विभाग पर शिकायतों के बावजूद सुनवाई न करने का आरोप लगाया और जल्द बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की। वहीं उत्तर प्रदेश की शो विंडो कहे जाने वाले नोएडा और देश के एकमात्र ISO सर्टिफाइड कमिश्नरी में दबंगों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र अंतर्गत सेक्टर अल्फा 2 में आपसी विवाद के दौरान नकाबपोश दबंगों ने चाय की दुकान पर बैठे एक युवक के साथ जमकर मारपीट की। घटना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। दबंगों की पूरी करतूत दुकान के बाहर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सामने आया है। वीडियो में कुछ युवक मिलकर पीड़ित के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार बढ़ रही ऐसी घटनाओं से भय का माहौल बनता जा रहा है। वहीं पुलिस ने CCTV फुटेज पर संज्ञान लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं ग्रेटर नोएडा में एक फॉर्च्यूनर कार का कथित जलवा चर्चाओं का विषय बना हुआ है। आरोप है कि कार बिना नंबर प्लेट के सड़कों पर दौड़ रही है, जबकि उस पर ब्लैक शीशे और पुलिस की फ्लैशर लाइट और उत्तर प्रदेश पुलिस का लोगो भी लगा हुआ है। इतना ही नहीं, कार चालक हूटर और सायरन बजाकर इलाके में रौब झाड़ता नजर आता है। मामला ग्रेटर नोएडा की मिक्सन ट्विंस सोसाइटी और सूरजपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा बताया जा रहा है। रेजिडेंट्स का आरोप है कि इस मामले की शिकायत चौकी और थाने में कई बार की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जानकारी के मुताबिक ये कार मुजफ्फरनगर में तैनात एक सर्कल ऑफिसर से जुड़ी बताई जा रही है, जबकि उनका बेटा सोसाइटी में रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ दिन पहले पुलिस की PCR भी मौके पर पहुंची थी, लेकिन बिना कार्रवाई किए वापस लौट गई। अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली और VIP कल्चर पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं स्थानीय लोग नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं गाजियाबाद में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और लू को देखते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक ने बड़ा फैसला लिया है। जनपद के बेसिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त सभी विद्यालयों में 23 मई 2026 से ग्रीष्म अवकाश घोषित कर दिया गया है। यह आदेश सरकारी सहायता प्राप्त वित्त विहीन UP बोर्ड, CBSE और ICSE बोर्ड से संचालित सभी स्कूलों पर लागू होगा। हालांकि CBSE बोर्ड की परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी। जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि भीषण गर्मी और लू के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है, इसलिए एहतियात के तौर पर यह निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने सभी विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिए हैं कि आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ने के चलते अभिभावकों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। वहीं गाजियाबाद के थाना शालीमार गार्डन क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब DLF भगत सिंह चौक के पास स्थित B1S2 फ्लैट में 2 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की सूचना मिली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फ्लैट को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस फ्लैट के अंदर हुई घटना के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। शुरुआती जांच में मामला संदिग्ध माना जा रहा है। हालांकि अभी तक मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो सका है। दोनों मृतकों की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। घटना के बाद इलाके में दहशत और चर्चाओं का माहौल बना हुआ है। आसपास के लोगों ने बताया कि अचानक पुलिस की आवाजाही बढ़ने से क्षेत्र में अफरा तफरी जैसी स्थिति बन गई। फिलहाल पुलिस फॉरेंसिक टीम और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ा रही है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों को पता चल सकेगा। वहीं बुलंदशहर के कोतवाली देहात क्षेत्र के दौलतगढ़ गांव में रास्ते के विवाद को लेकर पड़ोसियों के बीच जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि विवाद के दौरान कुछ लोग पड़ोसी के घर में घुस गए और गौरव
और उसकी पत्नी के साथ मारपीट कर मौके से फरार हो गए। घटना के दौरान हुए हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों पक्षों के बीच कहासुनी और मारपीट होती दिखाई दे रही है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि मामूली रास्ते के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और आरोपियों ने घर में घुसकर हमला किया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। उधर नोएडा में भीषण गर्मी के बीच पेयजल व्यवस्था की बदहाली दिखाई दे रही है। शहर का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है और डॉक्टर लगातार लोगों को ज़्यादा पानी पीने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन कई इलाकों में वाटर एटीएम बंद मिलने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सेक्टर 12 में वाटर एटीएम पर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली। स्थानीय लोगों का कहना है कि आबादी के मुकाबले वाटर एटीएम की क्षमता बेहद कम है। वहीं कई लोगों ने आरोप लगाया कि शहर के कई वाटर एटीएम अक्सर बंद रहते हैं। सेक्टर 24 में पहुंचने पर वाटर एटीएम बंद मिला, जहां लोग पानी की बोतलों लेकर इंतजार करते दिखाई दिए। मौके पर मौजूद गार्ड और ऑपरेटर ने बिजली कटौती का हवाला देकर मशीन बंद होने की बात कही। स्थानीय लोगों के मुताबिक दोपहर 12 बजे तक ही पानी उपलब्ध कराया जाता है। वहीं सेक्टर 5 हरोला लेबर चौक के पास लगा वाटर एटीएम भी बंद मिला, जिससे मजदूरों और राहगीरों को भीषण गर्मी में पानी के लिए परेशान होना पड़ा। लोगों ने आरोप लगाया कि कई एटीएम सुबह 10 या 11 बजे ही बंद कर दिए जाते हैं। ऐसे तापमान में गर्म ठंडा पानी कम से कम राहत पहुंचा देता है, लेकिन अगर लेबर लोगों को ठंडा पानी नहीं मिलेगा तो क्या करेगा। ये दुकानों में जाके क्या कहते जो थर्मस रखे होते हैं, थर्मस में पानी उद्घाटन भी हमने करवाया। कम से कम ये कम से कम नहीं तो कम से कम 6-7 घंटे तो 3-4 बजे तक तो खुला होना चाहिए। कम से कम किसी गरीब को ठंडा पानी मिल जाए। यहाँ पे खाली बोतल लेके चला जाता है। अगर आप पानी पीने आते हो और आप कहाँ जा रहे हो भाई, सरकारी आदमी कौन पूछेगा। कभी आपने पूछा वैसे? लेकिन हमारा टाइम हमारी मानता कहाँ है? तो क्या हाँ, समस्या ये है गर्मी में ना ठंडा पानी मिलता तो टूटी आगे लगाता है, उसको बंद कर देता है, निकाल के उसको अंदर रख लेता है। कितने जने बैठते हो आप लोग? है कितने हम तो 800-900 जने यहाँ पे। हाँ, तो सुबह कितने बजे बंद करके चले जाते हैं? सुबह कितने बजे बंद? 2 घंटे भी नहीं चलाता है। वहीं गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र में भीषण गर्मी के बीच जंगल और झाड़ियों में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। रोड किनारे स्थित झाड़ियों और जंगल के हिस्सों में लगी आग ने कुछ ही समय में विकराल रूप ले लिया, जिससे आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया गया। दमकल कर्मियों ने लंबे समय तक अभियान चलाकर आग को फैलने से रोका। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। स्थानीय लोगों के अनुसार आग काफ़ी तेज़ी से फैली। हालांकि समय रहते फायर ब्रिगेड की कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। मौके पर अभी भी स्थिति पर नजर रखी जा रही है और पूरी तरह आग बुझाने का प्रयास जारी है। वहीं ग्रेटर नोएडा में अवैध विद्युत कनेक्शनों की जांच करने पहुंचे एनपीसीएल कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया। इकोटेक थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में जांच के लिए पहुंचे कर्मचारियों को ग्रामीणों ने घेर लिया और उनके साथ जमकर मारपीट भी की, जिसके बाद कर्मचारियों को मौके से खदेड़ दिया गया। जानकारी के अनुसार एनपीसीएल की टीम अवैध बिजली कनेक्शनों की शिकायत पर गांव में जांच करने पहुंची थी। इसी दौरान अचानक ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया और मामला हिंसक हो गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों की पहचान की जा रही है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। वहीं बिजली विभाग के कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं मुजफ्फरनगर में लेखपाल भर्ती परीक्षा को लेकर शरारती तत्वों की तरफ से फैलाई गई अफवाहों का मामला सामने आया है। परीक्षा खत्म होने के बाद मोबाइल उड़ाए जाने की झूठी सूचना फैलने से हड़कंप मच गया था। सूचना पर जिलाधिकारी के आदेश के बाद एडीएम प्रशासन सहित वरिष्ठ अधिकारियों की टीम जांच के लिए मौके पर पहुंची। जांच के दौरान एडीएम, सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और केंद्र व्यवस्थापक भी मौजूद रहे। टीम ने कक्ष निरीक्षकों के बयान दर्ज किए और सीओ मंडी की देखरेख में सीसीटीवी फुटेज की भी गहन जांच की। जांच के बाद अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि लगाए गए सभी आरोप असत्य और निराधार हैं। किसी भी प्रकार की अनियमितता की पुष्टि नहीं हुई है। प्रधानाचार्य की ओर से कहा गया कि कुछ शरारती तत्वों की तरफ से स्कूल की छवि खराब करने की साजिश के तहत यह अफवाह फैलाई गई। इस संबंध में थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई है। मामला दीपचंद ग्रेन चैम्बर इंटर कॉलेज का बताया जा रहा है। कल लेखपाल भर्ती परीक्षा
समाप्त होने के पश्चात कुछ शरारती तत्वों द्वारा यह अफवाह फैलाई गई कि कमरे में मोबाइल का उपयोग हो रहा था, मोबाइल को पकड़ा गया और उसको छोड़ दिया गया। उसकी पूरी जांच की गई आज पूरी टीम द्वारा। ऐसी सूचना अखबार में भी छपी है। कल हम लोगों ने भी वर्जन अपना अखबार को दिया था। इस तरह की कोई घटना नहीं है और कोई घटना घटी भी नहीं है। उस पूरे 2 घंटे के वीडियो फुटेज को, सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कल सीओ मंडी श्री राजू साव द्वारा कर लिया गया था। उनकी पूरी टीम द्वारा कोई भी संदिग्ध गतिविधि नहीं पाई गई थी और आज पूरी जांच पुनः मतलब जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर पूरी जांच आज फिर से की गई है, जिसमें हमारे साथ डीआई साहब, सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और केंद्र व्यवस्थापक सभी लोगों ने मिल करके इसका सीसीटीवी फुटेज देखा और सबके बयान भी लिए गए हैं। कक्ष निरीक्षक 2 लोग थे, दोनों लोगों के बयान लिए गए हैं और इस तरह की कोई घटना नहीं पाई गई है। ये घटना पूर्णतया मतलब असत्य, निराधार पाई गई है और इस कॉलेज के प्रधानाचार्य द्वारा पुलिस को एक प्रार्थना पत्र भी दिया गया है कि हमारे कॉलेज को बदनाम करने के उद्देश्य से इस प्रकार का अफवाह फैलाया जा रहा है, कृपया कार्रवाई करने का कष्ट करें। वहीं मुजफ्फरनगर के नई मंडी कोतवाली क्षेत्र की कुकड़ा चौकी बुधवार को उस समय हंगामे का केंद्र बन गई जब पीड़ित परिवारों ने पुलिस कार्रवाई के खिलाफ चौकी परिसर में ही विरोध शुरू कर दिया। मामला कथित मारपीट और पुलिस की कार्रवाई को लेकर बढ़ गया, जिसमें एक मां अपने बेटे को पुलिस की तरफ से ले जाए जाने के दौरान भावुक होकर विरोध करती नजर आई। जानकारी के अनुसार पूरा विवाद कुकड़ा चौक पर लगने वाले एक चाउमीन ठेले से जुड़ा हुआ है, जहां पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद डायल 112 की मदद से पुलिस दोनों पक्षों को चौकी ले आई। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि पुलिस ने कार्रवाई में पक्षपात किया और उनके नाबालिग बेटे के साथ चौकी के अंदर मारपीट की गई, जिससे वो घायल हो गया। परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें कई घंटों तक चौकी में बैठाए रखा गया, जबकि दूसरे पक्ष के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई। हंगामे के दौरान मौके पर पहुंचे मीडिया कर्मियों के कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। वीडियो सामने आने के बाद मामला और चर्चाओं में आ गया। हालांकि कुकड़ा चौकी पुलिस ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। पुलिस का कहना है कि मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों को लाया गया था और केवल शांति भंग में कार्रवाई की गई है। चौकी के अंदर मारपीट के आरोपों से पुलिस ने इनकार किया है। यहाँ चौकी पे मामला हुआ, मेरी घरवाली के साथ एक लड़के ने मारपीट करी थी सुबह। हम उसकी तहरीर, पवन नाम है उसका, हम उसकी तहरीर देने आए थे। तहरीर देने के बाद जब उस लड़के को पुलिस, वो लड़का आया चौकी में, मेरे लड़के ने उसके 1-2 बार सड़क पे मार दिया। उसके बाद पुलिस वालों ने मेरे लड़के को उस अंदर ले गए और मेरे लड़के पे फट्टे बजाए 15-16 और रैपट बजाए, खून लिकाट दिया, कोनी फोड़ दी मेरे लड़के की एरी। ये पेट रखा, 14 साल का मेरा लड़का है और 5 घंटे से हमें बिठा रखा, दबाव बना रहे पैसे लेगा। दुकान पे मैं था, यो नहीं था, यो खेल ली थी। विवाद ये था, हमारे किसी और पे पैसे थे, उससे हम पैसे मांग रहे थे अपने, ठीक। और दूसरे ने आके मार पापा जाना शुरू कर दिया, हमारी घरवाली पे, मैं वहाँ, ठीक है जी। फोन करके बदमाश को बुला, पवन नाम है इसका। चौकी पे जी इनके पैसे थे मेरे पे 6,000 रुपए, उस भाई के थे 7,000 रुपए मेरे पे। तो कोई बात नहीं, मैंने कहा कि भाई इनके पैसे देने मुझे, जब चला जाकर ठेला पहले इनके पैसे दे दूं मैं। तो वो कहने लग गया मैं अभी लेके जम्मा, आज ही लेके जम्मा ऐसा। ललिता जी, जिसके पास मैं काम करूँ था, ये तो बताओ, मैं जिसके पास काम करूँगा पैसे भी तो उससे लिम्मा, उसके पास मैं काम करूँ था तो उससे पैसे ले रखे थे मैंने। कोई बात नहीं, उसने बुलाया वहां से लमडे, एक लमडा बुलाया, वो अत्याचार माँ बहन की गाली देने लग गया। माँ बहन की गाली देते सार ये रहपट मारने लग गया। मेरे ने कहा तू मेरे साथ वो ना करे, माँ बहन की गाली ले गए, ये छुटान लग गया मुझे, इनके भी चब्बे चुब्बे बुतबा तुम्हारे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।